नमस्कार दोस्तों। एक बेहद दुखद खबर है। पूरा देश शोक में है। वजह एक ऐसा विमान हादसा जिसमें बताया जा रहा है कि काफी सारे लोगों की जानें गई हैं। एयर इंडिया का एक विमान जो कि लंदन के लिए जा रहा था गुजरात से, अहमदाबाद एयरपोर्ट से, जब उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उसके कुछ मिनट्स के अंदर ही उसने एक क्रैश लैंडिंग की और वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर जाकर गिरा। हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, मंजर बेहद डरावना है। और इस हादसे के पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं? आखिर क्या हुआ होगा उन आखिरी सेकंड्स में? कॉकपिट के अंदर क्या रहा होगा? ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लेन दिखा है, जो वीडियो दिखा है, उसमें उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं नजर आ रहा। तो जाहिर सी बात है, ये कई सारे बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता और फॉर्मर एयरलाइन कैप्टन कैप्टन योगेश बैरागी मौजूद हैं। उनसे इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हादसा बोइंग 787 विमान के साथ हुआ है, ड्रीम लाइनर के साथ में। किस तरह का ये विमान होता है, इसकी जो खूबियां हैं वो क्या हैं? क्योंकि इंटरनेट में इस विमान को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हो सकती है? क्या इंजन फ्लेम आउट हुए थे? और दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं कि विमान को इतना भी ड्रैग नहीं मिला कि वो ग्लाइड करके रनवे तक पहुंच पाता? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का दिन बहुत ही दुखद में दिन है। अगर ब्लैक डे कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लिए और एविएशन इंडस्ट्री के लिए ब्लैक डे है। और अभी तक किसी सर्वाइवल की पुष्टि नहीं करी गई है। 242 सोल्स ऑन बोर्ड थे। फ्लाइट दिल्ली से स्टार्ट हुई। दिल्ली अहमदाबाद पहला सेक्टर था, फर्स्ट लेग था, जो अनइवेंटफुल अहमदाबाद में लैंड हुआ। और इसमें किसी भी तरह की कोई खामियां नजर नहीं आई थी, जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है एयर इंडिया की तरफ से भी, सभी लोगों की तरफ से भी। सेकंड सेक्टर अहमदाबाद टू लंदन का था। वही प्री फ्लाइट सारे चेक्स करे गए। एयरक्राफ्ट वाज वर्दी इनफ। एयरक्राफ्ट वाज रेडी फॉर द फ्लाइट। सारी चीज़ें नॉर्मल थी, टेक्निकल वाइज, सिक्योरिटी वाइज। जब दोनों चीज़ों का कंबाइल हो गया, दोनों चीज़ें जब क्लियर थी ऑन द स्पॉट, उसके बाद में ही फ्लाइट कंटिन्यूएशन हुआ, उसका फैसला लिया गया। और एयरक्राफ्ट के सारे परफॉर्मेंस चेक सब कुछ ऑन डॉट थे। फुल लेंथ ऑफ रनवे वाज यूज्ड। ऐसा नहीं है कि जैसे फ्लाइट रडार में देखा गया है कि शॉर्ट हाफ ऑफ द रनवे से टेक ऑफ हुआ, ऐसा नहीं है। फुल लेंथ रनवे यूज किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ भी हुआ, वो भी नॉर्मल था। लेकिन कुछ समय बाद में 400-500 फीट हाइट अटेन करने के बाद में, जैसे विजुअल्स के अंदर देखा गया है कि मात्र टेक ऑफ के मात्र 12 से 15 सेकंड्स के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स के अंदर जो है कि कन्वर्जन हुआ। मेरी जो जानकारी है या मेरा जो अनुभव है, अगर मैं उसके हिसाब से मैं बात करूं, जो आज जो इतना बड़ा एक डिजास्टर जो हुआ है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो रनवे के आसपास में हमेशा बर्ड एक्टिविटीज मॉनिटर्ड होती है, एक बहुत बड़ा कारण वहाँ रहा है। और पास्ट में भी एयरलाइंस ने रिपोर्ट भी किया है, उनके इंजन जो है कि डैमेज भी हुए हैं बर्ड्स एक्टिविटीज की वजह से। काफ़ी सारी फ्लाइट डिले भी हुई है, डाइवर्ट भी हुई है, लैंडिंग अबॉर्ट भी हुई है इन्हीं वजह से। कई बार मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, कई बार मैंने खुद ने भी बर्ड्स एक्टिविटीज रिपोर्ट करी गई है। वहाँ आपने देखा भी होगा कि काफ़ी देर तक रनवे के ऊपर जो है कि फ्लाइट होल्ड कर दी जाती है। एक बर्ड्स केयर जीप आती है बर्ड्स को भगाने को लेकर के, ताकि टेक ऑफ पाथ बिल्कुल क्लियर रहे। तो एक रीज़न यह भी हो सकता है कि जैसे टेक ऑफ होने के बाद में बर्ड्स एक्टिविटीज वहाँ हुई हो इन एयर, और इंजन दोनों के दोनों डैमेज हुए हों, या सडन लॉस ऑफ थ्रस्ट जो हुआ है, एक कारण संभावित यह हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि मशीन है, मशीन में कभी ये नहीं होता है कि पहला सेक्टर क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक रहा, अनइवेंटफुल रहा, सेकंड सेक्टर में हो ही नहीं सकता।
दिस इज मशीन, मशीन में कोई भी स्नैक कभी भी आ सकता है। तो माल फंक्शन भी हो सकता है कि माल फंक्शन में अगर मैं बात करूं, दोनों इंजन के फ्लेम आउट हो गए हों। फ्लेम आउट होने के पीछे भी काफी सारे कारण होते हैं, फ्यूल कंटेमिनेशंस को लेकर के। अ, इसके अलावा कारण ये भी हो सकता है, हालांकि एनवायरमेंटल बहुत क्लियर स्काई था, ऐसा कुछ था नहीं कि हेलस्टोन हो या जो है हैवी रेन हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब एयरक्राफ्ट, जैसे आपने बात कही, 787 ड्रीमलाइनर इज वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। और एविएशन हिस्ट्री में ये पहला इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है कि 787 के साथ में ये हो सकता है। ये भी एक कारण रहा है। तीसरा कारण जो संभावित है, क्योंकि टेक ऑफ के बाद में अंडर कैरेज लैंडिंग गियर भी डाउन थे, सारी चीजें डाउन थी, ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट क्लीन हुआ हो। तो तीसरा रीजन हो सकता है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद में स्टॉल हो गया हो, पावर भी उसमें रही हो, लेकिन स्टॉल की वजह से एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली सिंक होता हुआ चला गया, तो वो रिकवर ही नहीं हो पाया। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज इस क्रैश की हो सकती है। कैप्टन साहब, ऐसी स्थितियों में पायलट के पास क्या ऑप्शन होते हैं? ऐसी मुश्किल स्थितियां आ जाएं, अगर कोई एक इंजन फेल होता है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरीके से इमरजेंसी जो रिस्पांस हमारा सिस्टम है वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा इस बारे में दर्शकों को बताएं। और इस बार क्या पायलट के पास समय ही नहीं था, या कैसे इसको टाला जा सकता था? इसमें मैं बताऊं, अगर पायलट को जो है कि ट्रेन करा जाता है, और हर 6 महीने में जो है कि इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग में इस तरह की सिचुएशंस के साथ में हमें ट्रेनिंग दी जाती है। लेट्स सी कि अगर वन इंजन रहता तो डेफिनेटली सेकंड इंजन तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, तो हम्म। कंट्रोल करके सबसे पहले एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करा जाता है। जब एयरक्राफ्ट अंडर कंट्रोल आ जाए, एक सेफ फ्लाइट पाथ हम अटेंड कर लेते हैं, तो कंटिन्यूशन ऑफ द फ्लाइट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जो भी सेकेंडरी कॉल्स होती है, देन वी टेक इट। चाहे वो एयरपोर्ट एटीसी वालों को बताना होता है, या फिर क्रू, रेस्ट ऑफ द क्रू को बताना होता है, या पैसेंजर्स अनाउंसमेंट, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। लेकिन पायलट को ये सारी इमरजेंसीज को लेकर के ट्रेन करा जाता है। अ, ये सिचुएशंस है, बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर एक इंजन अलाइव रहता तो डेफिनेटली सेकंड इंजन की वजह से जो है कि घूम के वापस आ जाते, या 180 डिग्री टर्न कर लेते, या फिर एक सर्कल लगा करके वापस जिस रनवे से टेक ऑफ हुआ है वहां जा करके लैंड कर सकते थे, ऐसा कोई इशू था नहीं। लेकिन जो हमने देखा है कि पॉसिबिलिटीज है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए हैं, जब थ्रस्ट ही नहीं बचा तो एयर में सस्टेनेबिलिटी होनी ही नहीं है। तो एयरक्राफ्ट ने तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि लाखों टन वेट एयरक्राफ्ट का होता है, तो उसने नीचे आना ही आना है। उसको एयर में मेंटेन करने के लिए थ्रस्ट तो जरूरी है ही। देयर वाज नो स्ट्रक्चरल डैमेज, अगर मैं बात करूं कि थ्रस्ट भी है, सब कुछ है, स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो स्ट्रक्चरल डैमेज तो विजुअल्स के अंदर लगता ही नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटीज अगर मैं बात करूं, तो स्टॉल को लेकर के, स्टॉल में जहां एयरक्राफ्ट अपनी लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उसका एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है। क्वाइट पॉसिबल है कि कॉन्फ़िगरेशन कोई दूसरी हो, बट अज्यूम कर रहा हूँ, नो जजमेंटल, तो एयरक्राफ्ट स्टॉल भी हो सकता है जो रिकवर नहीं होता है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट जो है कि पिच एटीट्यूड में नीचे सिंक होता चला जाता है, चाहे उसके अंदर पावर हो ना हो, डजेंट मैटर। अगर आप फुल पावर भी, आप अगर एयरक्राफ्ट यूज करता भी है, दोनों इंजन यूज करते भी है, तो रिकवरी इज वेरी, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही लकी इनफ होती है कि अगर उसमें से निकल के आए तो। और स्पेशली क्लोज टू द ग्राउंड, टेक ऑफ और लैंडिंग तभी सबसे क्रिटिकल फेज बताए जाते हैं, और इसी में 100% अटेंशन पे करनी होती है, चाहे वो कॉकपिट क्रू हो, केबिन क्रू हो, या फिर पैसेंजर्स हो। तो इन तीनों सिचुएशंस में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी, और तीनों की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेंड इनफ। रियलिस्ट ये सिमुलेशंस के अंदर वी आर ट्रेंड इनफ, बाकी के रियल लाइफ के अंदर देर जब फेस करने को मिलती है, क्रू ने क्या एक्शंस लिए होंगे वो
डिपेंड करता है। जब ब्लैक बॉक्स, एफडीआर और सीवीआर रिकॉर्ड जब मिलेंगे, जब उनके डेटा एनालाइज होगा, तब ये बात समझ में आएगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन की एक्चुअल में एयरक्राफ्ट के साथ में क्या हुआ। एज फार एज जितना मैं कैप्टन को जानता हूँ, ही इज वेरी ट्रेंड है ना, और लगभग 8,500 घंटे का एक्सपीरियंस है, खुद भी ट्रेनर है, को पायलट भी, सेकंड इन कमांड वो भी 1,000 आवर्स का उसको भी एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि कॉकपिट जो कि एक्सपीरियंस नहीं था। वाज नॉट दैट मच इनफ, वो भी बहुत हेल्दी था। एंड इसके अलावा जो कैप्टन है वो ट्रेनर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ पॉजिटिव वे में ही है। तो पायलट एरर की तरफ तो आई रियली डाउट इनफ। बाकी का एयर इंडिया ऑलवेज फॉलो दिस हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस सेफ्टी नॉर्म्स, जिसको लेकर के सभी लोग अपने आप को सेफ इनफ करते हैं कि यस वी आर विद द एयर इंडिया एंड विद द सेफेस्ट हैंड। जी, एक चीज आपने बीच में कही थी कि उन्होंने पूरा रनवे जो है उसका इस्तेमाल किया, करीब 11,500 फीट उसकी लंबाई थी। तो ये क्या सामान्य प्रक्रिया? कई बार हम देखते हैं कि वो रनवे से बीच में ही टेक ऑफ कर जाते हैं प्लेन, एक दूसरे सिरे से शुरू जरूर करते हैं लेकिन उससे पहले ही टेक ऑफ करते हैं। ये फ्लाइट दिखा रही है, जो कुछ सोर्सेस से भी पिक्स आई हैं, कि वो पूरे अंत तक गए हैं, रनवे के दूसरे सिरे पर पहुंचने के बाद उन्होंने टेक ऑफ रोल किया है। तो क्या ये इस बात का संकेत भी हो सकता है, या ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब कोई बड़ी फ्लाइट फ्लाई करती है? इसमें बेसिकली कोई भी फ्लाइट हो, फ्लाइट कमेंसमेंट से पहले जो उस पर्टिकुलर फ्लाइट का टेक ऑफ वेट होता है, वेदर कंडीशंस होती है, दोनों को लेकर के एक एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, स्पीड्स, या फिर जहां से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ कराना होता है, इंटरसेक्शन डिपार्चर कह लो या फुल लेंथ डिपार्चर हो, अगर वो मीट करता है, अगर हमारे पास में सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है, हम्म। इतना फिर वो पीआईसी कैप्टन्स की कॉल होती है कि मार्जिन किसके पास में कितना, इन केस ऑफ टेक ऑफ अबाउट कर रहे हैं और भी, और जो बाकी की जो रनवे की जो लेंथ अवेलेबल है उसमें एयरक्राफ्ट रुक जाए, उसमें मार्जिन कितना है रुकने के बाद में, हम्म। वो पीआईसी की कॉल होती है कि हमने इंटरसेक्शन का डिपार्चर करना है, फुल लेंथ का डिपार्चर करना है। हम्म। बाकी का जितना मैंने देखा है कि जितने भी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं वो सारे के सारे फुल लेंथ डिपार्चर पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सभी जगह आपने देखने को भी मिल जाती है। जैसे नैरो बॉडी है वो जनरली इंटरसेक्शन डिपार्चर करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके पास में मार्जिन है या नहीं है। लेकिन ये तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, फुल लोड होता है सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे पैसेंजर्स हो, कार्गो हो, या फिर फुल टैंक फ्यूल यूज करते हैं। तो जनरली जितने भी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होते हैं फुल लेंथ डिपार्चर ही यूज करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जो धमाका हुआ है, आपको लगता है कि इस तरह के हादसों के बाद, चूंकि फ्यूल पूरा, चूंकि आप टेक ऑफ ही कर रहे हैं तो फ्यूल भी पूरा ही है उसके अंदर, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि वहां पर जो लोग हैं उनके सर्वाइवल हो सके, या उनको कुशलता पूर्वक या सफलता पूर्वक उनको बाहर निकाला जा सके सुरक्षित? इट्स वेरी सडन टू से दैट कि सर्वाइवल चांसेस वेरी लेस ही होते हैं, वेरी रेयर ही होते हैं। अ, इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ ही लकी इनफ होते हैं, देयर फ्यू परसेंटेज ओनली, कि जो सरवाइव कर जाते हैं। अदरवाइज वी कांट से, नो कमेंट्स ऑन इट। आई विश कि सभी की सभी जो है कि सरवाइव करें। बाकी का अभी तक पर्टिकुलरली 171 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक किसी भी सर्वाइवल की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा मैंगलोर एयर क्रैश को लेकर के, एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर के, वहां भी सर्वाइवल बहुत ही कम रहे हैं। बाकी का इट्स गॉड विश। जी बिल्कुल, ये दुखद तो है ही, लेकिन हमारी प्रार्थना है और ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हों, कुशल सकुशल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैप्टन योगेश बैरागी जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर बात की और ये समझाया कि इस हादसे की वजहें क्या हो सकती हैं और किस तरीके से बचाव जो है वो किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और एक चीज़ जो आपने कही वो ये कि फ्लाइट में जो लोग अंदर थे, कॉकपिट में जो लोग अंदर थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो क्या कुछ हुआ होगा ये निकल कर सामने आएगा, लेकिन आपने जिन तीन पहलुओं के बारे में बताया,
वो सारे ही हो सकते हैं, उसके कुछ भी उसका एक रीजन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने हमारे दर्शकों के लिए इस हादसे से जुड़े कुछ जो बेहद बुनियादी सवाल थे उन पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।